नमस्कार, मैं बसंत कुमार। आप सबों को तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। आज हम लोग जो है सो आपके बीच फिर से पॉलिटिकल बाबा का ज्ञान लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें 3 से 4 सवाल सानू जी से करेंगे। पहला प्रश्न यही है हमारा सानू जी कि अभी जो है सो बिहार में राजनीति बहुत गरमाइश है, जिसमें जेडीयू 2020 के बाद, उससे पहले तो बहुत अच्छा था जेडीयू का, लेकिन 2020 के बाद चुनाव जो हुआ है उसमें बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी बनी हुई है, और जिसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या कमी रह गया जिसमें अब जेडीयू खास करके नीतीश कुमार जी अपने विधायकों को 72 घंटा का अल्टीमेटम जारी किया है कि आप लोग पटना में ही रहें। इससे आपको क्या लगता है कि यह सरकार गिरने वाली है या नहीं गिरने वाली है? सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये जो खास कार्यक्रम जो आप सभी देख रहे हैं, पॉलिटिकल बाबा का ज्ञान, एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत। और इस पर हम उत्तर देने से पहले आप सभी को एक चीज़ से सूचित कर देता हूं, हम लोगों ने ये जो लोगो है हमारे चैनल का, इस लोगो को हम लोगों ने चेंज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर मात्र N और J और नीचे में जो हम लोगों का टैगलाइन है आपकी आवाज़, वो डाला था। लेकिन लोगों में ये जब हम रिपोर्ट करने जाते थे ग्राउंड रिपोर्ट पे, तो लोग माइक देख लेते थे और उस पर लोग सर्च करते थे NJ आपकी आवाज़, लोगों को नहीं मिल पाता था, जिसके कारण हम लोगों ने सोचा कि इसको विस्तारीकरण इस पर करके इस लोगो को रूपांतरण कर दिया जाए। तो आज हम लोगों ने उसको रूपांतरण कर दिया है। आप स्क्रीन पर चलते हुए देख सकते हैं कि ये पहले ये लोगो आएगा, उसके बाद ये लोगो आएगा। उसके बाद हम लोगों ने अपने चैनलों पे बहुत सारा काम अब शुरू कर दिए हैं। हम लोगों का वेबसाइट भी आ गया है www.neutraljournalism.in। आप उस पर भी अब कुछ ही दिनों के बाद उस पर हम लोग खबर चलाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करते हुए इस प्रश्न का जवाब मैं आपको दे देता हूं। देखिए, हम और आप कयास पे ही जिंदा रहते हैं और कयासों पे ही हम और आप खबर बनाते हैं। ना सरकार हमारे और आपके पास रहती है, ना हम लोग उनके पास रहते हैं। हम लोग रहते हैं लेकिन वो लोग हमारे पास नहीं रहते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका कि 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, लेकिन तब पर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का पहले से ही बीजेपी ने दावा कर दिया था कि देखिए, मैं जो भले सिचुएशन किसी तरह का हो, मुख्यमंत्री तो आप ही बनेंगे। अब इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। नीतीश कुमार लालू यादव के साथ भी पार्टी बना सकते थे। बीजेपी को सबसे बड़ी डर यही थी और अभी भी हो रही है। आपने जो कहा कि सरकार टूटने वाली है या नहीं टूटने वाली है, बीजेपी को हमेशा ही लगता है कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। 2015 में पलटी मारे, फिर 2017 में पलटी मारे। तो नीतीश कुमार उस समय में जब 2020 की चुनाव हुई और चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, और बीजेपी ने कहा था नीतीश कुमार को कि देखिए, आप टेंशन मत कीजिए, सिचुएशन भले ही आपका अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल है, लेकिन तब पर भी आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बिहार के जनता के साथ हम लोगों ने वादा किया था। यही सबसे बड़ा कारण था। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि देखिए, हमारी स्थिति इस बार इतनी सबल नहीं है जिसके कारण हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नीतीश कुमार ने कहा था। लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने वादा कर दिया है। अब जो नीतीश कुमार तमाम विधायकों से, अपने पूर्व विधायकों से, अपने पूर्व सांसदों से, अपने पूर्व कार्यकर्ताओं से जो संवाद कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार ये पूछ रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई, बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई कि हम 2010 में 110 विधायकों की पार्टी थे और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई। तो उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि देखिए, आपकी जो ये ऐसी स्थिति हुई है बाय द ग्रेस ऑफ चिराग पासवान। तो वो कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान, हम ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे कुनबा में आकर के अगर कोई आग लगाया है तो वो चिराग पासवान है। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, सब जानती है, बिहार की जनता जानती है। तब वो अपने ही अभी जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि चलिए ठीक है, एलजेपी ने हमारे वोट बैंक में सेंधमारी की, लेकिन बीजेपी क्या कर रही थी?
तो कुछ जो है उनके कार्यकर्ता वो कह रहे थे कि बीजेपी आपके साथ थी, लेकिन कुछ जो तटस्थ इनके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एलजेपी के साथ थी। ठीक इसी तरह से बयान आया था कि आई एम हनुमान ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किसका बयान था? चिराग पासवान का बयान था। तो चिराग पासवान उन तमाम उम्मीदवारों को वो सीट दे रहे थे, वोट ये टिकट दे रहे थे जो बीजेपी से रिजेक्ट हो रहा था। बीजेपी से जो भी कोई जा रहे थे संजय जायसवाल से मांगने के लिए टिकट, या फिर बड़े बड़े ओहदेदार बीजेपी के तमाम नेताओं से जाकर के मांगते थे, जो बीजेपी के नेता उन तमाम उम्मीदवारों को रिजेक्ट करता था, एलजेपी उन तमाम उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दे देती थी। तो सोच लीजिए कि अगर नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति हुई है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी के बाद, देखिए ऐसी स्थिति पहले नहीं हुआ करती थी। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति इतनी आक्रामक पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब ये आक्रामकता के चरम सीमा पे है। तो पहले जब बीजेपी और एनडीए गठबंधन की जो सरकार, जब नीतीश कुमार 2005 के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार बने हैं, तो उस समय में एनडीए, बिहार एनडीए में अगर कोई डैमेज कंट्रोल करता था तो वो सुशील मोदी करते थे। बीजेपी ने देखा कि देखिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जेडीयू का कद बढ़ेगा, क्योंकि तब पर बीजेपी कभी नहीं यहाँ पे सरकार अखंड चलाएगी। तो इसीलिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अगर किसी को दरकिनार किया है तो सबसे पहले सुशील मोदी को दरकिनार किया। तो नीतीश कुमार कहे थे कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हम नहीं बन सकते हैं, तब पर भी अगर बीजेपी ने बनाया है, और उसका कारण है कि आज हरिभूषण बचौल हो या फिर मिथिलेश तिवारी हो, यहाँ तक मीना बिहारी ने तो कहा है कि नीतीश के सरकार के तमाम विधायक जो है वो हिजड़ा हो गए हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है बीजेपी नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए, जिससे नीतीश कुमार नीचे हो जाए। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती, चाहे आप जातिगत जनगणना को ले लीजिए, शराबबंदी को ले लीजिए, तमाम जितने भी योजनाएं हैं नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए, तमाम योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं संजय सरावगी दरभंगा के। तो ये कौन है? ये बीजेपी के ही लोग हैं। इससे नीतीश कुमार पूरा तरह से दिग्भ्रमित हो चुके हैं कि हम कोई भी नियम बना रहे हैं, ये लोग उसका पुरजोर विरोध करता है। और उसके बाद CAA, जैसे CAA कहते हैं, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बिहार में कदापि नहीं लागू करेंगे। तो आप भी एनडीए गठबंधन में मोदी की बगावत करते हैं, तो आप भी राज्य स्तर के प्रधानमंत्री हैं, है ना? राज्यपाल यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। पहले भी इस तरह का हुआ करता था, उसके बाद संविधान में संशोधन के बाद मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन आज अगर नीतीश कुमार बगावती मोर्चा किए हैं तो बगावत नरेंद्र मोदी से भी वो नीतीश कुमार खुद ब खुद करते हैं, और नीतीश कुमार की नीति को अगर कोई विरोध करता है तो एनडीए गठबंधन के अपने तमाम विधायक ही करते हैं। दूसरा प्रश्न यह है सानू जी कि क्या अभी भी सुशील मोदी की कमी नीतीश कुमार को खल रही है? और वो तो पहले से मतलब बीजेपी से ही थे और उप मुख्यमंत्री थे पहले बिहार का, तो उसमें तो इतना जो है सो गरमाइश नहीं देखा जाता था। राजनीति एक दूसरे के सपोर्ट से सरकार चला रहे थे, लेकिन अब उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन का खराब हो जाना, सुशील मोदी के जाने से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच में गठबंधन होने के बावजूद भी गठबंधन जो है वो गठबंधन धर्म नहीं चल पाया। लगातार जब आडवाणी की जब बीजेपी हुआ करती थी, तब नीतीश कुमार के साथ इनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी तरीके से बैठती थी। लेकिन जब ये सुशील मोदी को इसलिए बैकआउट किया गया बीजेपी ने कि उन्होंने देखा कि सुशील मोदी जो है वो सबसे ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर कोई बचाव करता है, आज भी अगर बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार को मना लेती है और नीतीश कुमार को कहती है कि चलिए मैं आपको उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बता देता हूं, आप राज्यसभा से उपराष्ट्रपति बन जाइएगा, आप एक काम कीजिए, आप हमारे पार्टी को जो है वो उत्तराधिकारी बना दीजिए। देखिए, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और दोस्त नहीं होता है, और इसमें अगर वो सरकार बनाने में अगर किसी का नाम देंगे तो वो कौन होंगे? तो सबसे पहले अगर कोई नाम आता है बीजेपी से तो वो सुशील मोदी होंगे। उसके बाद आप समझिए कि जब से नीतीश कुमार के साथ मोदी और अमित शाह की दोस्ती वाला जो बीजेपी आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2010 में जो है वो 115 विधायक, उसके बाद 2015 में जो है वो 70 विधायक, उसके बाद 2020 में तो लगातार इनका जो है पारा नीचे ही चले गया है। तो इसमें बीजेपी कभी नहीं चाह रही है, ये मोदी और शाह वाली बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार उफान पे रहे, नीतीश
कुमार मयार पर रहें, ये कभी नहीं बीजेपी ये चाहेगी। और आज उसी का परिणाम है कि इनके पास विधायकों का छोटा सा समूह है, लेकिन तब पर भी बीजेपी खुद ब खुद हाथ पे हाथ धरी हुई है। ये कभी भी पलंटी मार सकते हैं, कभी भी आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। तत्पश्चात बीजेपी जो है ये डैमेज कंट्रोल करना नहीं जानती है, और जिससे लगता है कि गठबंधन धर्म जो है वो अधर्म में है। गठबंधन धर्म है कि नहीं? अगर नीतीश कुमार कोई भी योजना लेकर के आते हैं, शराबबंदी का योजना हो, तब पर विरोध बीजेपी का, अपने ही खाने से विरोध। जातिगत जनगणना जिसे आरजेडी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रही है, बीजेपी जो है वो नहीं सपोर्ट कर रही है। इस चीज को समझिए। तो ये फिर आप गठबंधन धर्म में क्या है? ऑलरेडी नीतीश कुमार इससे फ्रस्ट्रेट है, और नीतीश कुमार का यही मूल है कि अभी जो आप सरकार गिराने का जो मूल आप खोजेंगे, सार जो खोजेंगे, तो यही बगावत है। और नीतीश कुमार जो है वो पूर्ण रूप से अब विजनलेस नेता हो गए हैं। सत्ता की मगरूरियत उन पर, उनके सर पर इतनी तरह से वो हावी हो गई है, नीतीश कुमार को लग ही नहीं रहा कि हम क्या करें। अगर विपक्ष की तमाम सरकारें जो है वो उन्हें उपराष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति पद का दावेदार, राष्ट्रपति पद का अगर दावेदार बनाती है, तो नीतीश कुमार, अगर पूरा विपक्ष मिलकर, तो नीतीश कुमार तोड़ देंगे और आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे। लेकिन बिहार की जनता अब किसको वोट करेगी, हमको ये बताइए। वो तो जान रही है कि जिस नेता पे हमने विश्वास किया है वो नेता लगातार पलंटी मार रहा है, जिसको विरोध करता है उसी के साथ जाकर के सरकार बना लेता है। लालू यादव को झोली भर भर कर गाली देता है, फिर उसके बाद उसके बेटा के साथ गला मिलता है। गला मिलना एक अलग बात है, लेकिन उस गला मिलने का राजनीतिक फायदा आप ले लेते हैं, तो जनता में जो है वो अलग मैसेज जाती है ना। अब जनता किस पे विश्वास करेगी? अभी भी देश का और बिहार का एक ऐसा कुनबा है जो लालू यादव के परिवार से इत्तेफाक नहीं रखता है, लालू यादव के परिवार के साथ डरता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और उसी डैमेज कंट्रोल को तेजस्वी जो है वो भूमय समीकरण पे काम कर रहे हैं। भू मतलब भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण, और उसके बाद मुस्लिम और यादव, तो इसका कोर वोट बैंक है आरजेडी का। तो वही चीज है कि जिसके पास आप विरोध कर रहे हैं, फिर जाकर के आप उसी के साथ मिल लीजिएगा, ये तो राजनीति का गहना है। लेकिन आप विपक्ष, एक जो ताकतवर विपक्ष है बिहार में, वो आरजेडी है, और सत्ता के पक्ष में नीतीश कुमार हमेशा रहे हैं, लालू राबड़ी टर्म को छोड़ करके रहे हैं ना। तो आप अपने विपक्ष के पास ही जाकर के फिर से गोदी में बैठ जाइएगा। और ये जो हम दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन छोड़ के जाते हैं, जो भी इज्जत इनको एनडीए जो है वो संख्या बल को लेकर के दे रही थी, थोड़ी सी भी इज्जत आरजेडी में इनको नहीं मिलेगी। ये हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो कभी भी पलंटी मार देंगे। तो बिहार की जनता देख रही है कि हमारी नेता तो पलंटीबाज है, कभी भी पलंटी मार देगा। और इसका फायदा कौन उठा के ले जाएगी पता है आपको? अगर नहीं, बीजेपी फायदा लेकर के चले जाएगी। आरजेडी पहले से ही दागी पार्टी बनी हुई है, जिस दाग को छुड़ाने के लिए तेजस्वी हमेशा लगे रहते हैं। अपने पिताजी का भी फोटो नहीं देते हैं, बल्कि अपनी पत्नी रेचल का फोटो दे देते हैं। बिहार विधानसभा के कई पोस्टरों पर लालू यादव गायब रहे थे। इस चीज का डैमेज कंट्रोल में बीजेपी, ये क्या कहते हैं, तेजस्वी लगे हुए हैं कि अपने बाप ने जो काम किया है उस काम पे हम नहीं चलेंगे। उसके बाद समझिए कि नीतीश कुमार, ये क्या कहते हैं, इसका फायदा कैसे बीजेपी उठा ले जाएगी। बीजेपी बोलेगी कि देखिए भाई, वो अगर मध्यावधि चुनाव होती है तो फागू चौहान वाले पे हम बताएंगे। अगर बीजेपी बोलेगी कि देखिए भाई, हम लोगों ने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, आपका नेता हमने बना के दिया था, लेकिन वो खुद ऐसे पलंटीबाज हैं जिसने बिहार को, जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी का भाषा में बोल रहा हूं, जो बिहार को 15 सालों तक जंगल राज किया था, आज फिर पलंटीबाज जो हैं वो जंगल राज के पास चले गए हैं। तो जनता को लगेगी कि हाँ, सही में बीजेपी ये जो कह रही है वो बहुत बड़ी बात कह रही है। तो बीजेपी को ही हम वोट देंगे, और बीजेपी अखंड राज करे या ना करे, लेकिन इससे ज्यादा मजबूत परिस्थिति में बीजेपी आगे आ जाएगी। सानू जी, आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विजनलेस हो गए हैं, पलटी मार हो गए हैं, हो भी गए हैं मतलब, तो मान लीजिए नीतीश कुमार कोई योजना लॉन्च करते हैं तो उस पर जो है सो बीजेपी बहुत ही कटाक्ष करते हैं। उसमें उस कटाक्ष जो होता है तो उसको विरोधाभास होता है। तो क्या उसमें ऐसा रह पाना उसके लिए संभव है? वो कैसे चला पाएगी सरकार? बिल्कुल संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी भी सरकार चलाते हैं पूरे देश में। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ही अगर आपसी में ही विरोध होना शुरू हो जाए, गठबंधन में विरोध होना शुरू हो जाए, तो ये गठबंधन धर्म नहीं है। हाँ, गलत चीजों का आप विरोध कीजिए। आपने नरेंद्र मोदी का ही विरोध किया है। सीए और एनआरसी को आपने कहा था कि हम नहीं लागू करेंगे बिहार में, अभी भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे।
ठीक है नीतीश कुमार, आप अब इस चीज को समझिए कि सीए और एनआरसी जो है वो कोर चीज है बीजेपी का, है ना, उसी पे वो राजनीति करती है। तो बीजेपी का गठबंधन धर्म जो एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार जो इस तरीके से एनआरसी और सीए को विरोध कर रही है, इसी चीज का फायदा उठा रही है। और हमेशा ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार के राजनीति में तीसरे पार्टी होने का एक भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा है कि उसको जताने में कि आप तीसरे नंबर की पार्टी, आपकी औकात ही इतनी है, एक भी समय को नहीं छोड़ा है। कोई भी समय हो उसमें बीजेपी हमेशा ही दिखाती है कि आई एम लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बिहार और इन पैन इंडिया। बीजेपी हमेशा ही अपनी औकात बीजेपी जेडीयू को दिखाती रही है। जेडीयू जो है वो हमेशा ही बीजेपी के कई मुद्दों पर बगावती मोर्चा खोली है, और ज्यादा तो नहीं, सीए और एनआरसी को ज्यादा को लेकर के। और नीतीश कुमार जो भी शराबबंदी जातिगत जनगणना जो है उसमें हरिभूषण बचौल को ले लीजिए, दरभंगा के ही ये है विधायक है संजय सरावगी, उनको ले लीजिए, मिथिलेश तिवारी को ले लीजिए, ये विनय बिहारी तो खुल को कहते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी में जो है वो विधायक जो है वो हिजरा हो गया है। तो इस तरह किसी को बुरा लगेगा भाई कि हमारे पार्टी में जो हम जो है वो सिरोधारी नेता है और हमारे अंदर के रहने वाले तमाम लोग हिजरा हो जाएगा। कैसे हिजरा हो जाएगा? हिजरा हो गया है तो आप तो बड़ी पार्टी है, आप उसे हिजरा से आप पुरुष बना लीजिए। अगर ऐसा है तो आप तो पुरोधा है ना बिहार के, देश के, तो आप कर लीजिए। तो गठबंधन धर्म का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो वाजिब सी बात है, इसीलिए आज ऐसी परिस्थिति हो गई है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो थे उसको बीजेपी वालों ने दिल्ली बुला लिया गया है, तो दिल्ली बुलाने का क्या विजन हो सकता है इसका? देखिए, दिल्ली बुलाने का मतलब है कि सरकार गिरने वाली है। फागू चौहान को दिल्ली इसलिए बुलाया गया है कि फागू चौहान के पास विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है। अगर सरकार यहाँ पे गिर जाती है और 10 लोगों का जो है वो एक टीम बिहार में भेज दिया गया है कि नीतीश कुमार पर जाकर के ध्यान रखो। जब जब नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को बंद किया है, कैदी बनाया है, तब तक बिहार में सरकार गिरी है। वो 2017 में देख ले, 2015 में देख ले, और उसके बाद अभी जो 2020 में चुनाव के बाद 2022 में जो सरकार जो कह रही है कि गिरने वाली है, इसमें नीतीश कुमार ने 72 घंटे का अल्टीमेटम अपने विधायकों को दिया था कि कोई पटना छोड़ करके वापस नहीं जाएगा। इधर रेड पड़ रहा था और 18 तारीख को ही 22 तारीख को ही बता दिया गया था कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। नीतीश सीबीआई की रेड पड़ती है लालू के 18 ठिकानों पर, और ये बीजेपी के द्वारा दिखाया गया है कि देख लीजिए सृजन घोटाला और स्लीपर घोटाला आपके कार्यकाल में हुआ था, अगर आप सरकार गिराते हैं तो इस तरह का रेड आप पे भी मारा जाएगा। जब रेड मारा गया उसके बाद ही ये क्या करते हैं, तो लगातार जो है वो अपना बैठक बुलाते हैं और बैठक करना शुरू कर देते हैं। नीतीश कुमार इस तरह का बैठक करना शुरू कर देते हैं। इधर जो है वो नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि हम 22 तारीख को गिरा देंगे, और 28 तारीख को छापा मर जाता है। छापा मरता है वहां पे, 18 तारीख को माफ कीजिएगा, और छापा मरता है वहां पे और दर्द होता है नीतीश कुमार को। ठीक इसी प्रकार से स्लीपर घोटाला और ये घोटाले पे भी सीबीआई के पास है, सीबीआई रेड जरूर मारेगी अगर यहाँ पे सरकार गिर जाती है तो। उसके बाद फागू चौहान को दिल्ली बुलाया गया है, इसीलिए कि फागू चौहान जी आप दिल्ली आ जाइए और आपके पास विशेषाधिकार है। अगर सरकार गिर जाती है तो आप जो है ये विशेषाधिकार में जाकर के बोल देंगे कि हम बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बिहार की है, और 6 महीने के अंदर में बीजेपी को मैं आश्वस्त करता हूं कि जाकर के आप सरकार बना लीजिए। अगर सरकार नहीं गिरती है तो ये मैटर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति बोल देंगे कि है जो यहाँ पे राष्ट्रपति जो शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन पहले ही लग जाएगा सरकार गिरेगी तो, उसके बाद राष्ट्रपति बोलेगी कि यहाँ के मध्यावधि चुनाव होगा। जो ही चुनाव हो जाता है, परिस्थिति किसी भी तरह से रह जाती है, अगर चुनाव में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी या ना बनी इस बात पे हम अलग अलग से विचार करेंगे, लेकिन बनेगी, मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद नीतीश कुमार पे रेड जरूर डाला जाएगा। तो फागू चौहान को इसलिए दिल्ली बुलाया गया है कि मेजोरिटी में भले ही एनडीए ये आरजेडी गठबंधन और महागठबंधन आ जाए, लेकिन तब पर भी जो है वो आप जो है ये बोलिएगा कि आप लोगों ने विश्वासघात किया है जनता के साथ। यहाँ पे हम बीजेपी को लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी जो है अपना सरकार बना सकती है। पिछले वीडियो में सानुज आप जो है आरसीपी सिंह पे ज़्यादा जोर दिया था, जिसमें आपने उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताए भी थे, तो उसके बारे में आज आप क्या कहेंगे? देखिए, आरसीपी सिंह को लेकर के आज यही अपडेट है। जब मीडिया में परसों ही आरसीपी सिंह से पूछा गया कि सर क्या मिला राज्यसभा से सीट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, और अपने जितने भी वो उनके कार्यकर्ता हैं, आरसीपी ने कह दिया था कि देखिए हम राज्यसभा तो जरूर जाएंगे चाहे किसी भी पार्टी से चले जाए। तो समझ जाइए जेडीयू उनको राज्यसभा नहीं भेज रही है,
जेडीयू मनीष वर्मा या किन्हीं को भेजेगी, इस पे हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनको नहीं भेज रही है। जेडीयू को समझना चाहिए कि भाई अगर 28 विधायक तो इनके समर्थन में है, अगर हमारे पास ये समर्थन को लेकर के ये एनडीए के साथ जाकर के नरेंद्र मोदी के पास जाकर के फिर से मिल जाती है, तो हमारे पास 17 से 18 विधायक होंगे, 46 में से 88 यही लेके चले जाएगा, तो हम तो ठन ठन गोपाल रह जाएंगे। 17 विधायक को ले जाकर के ही हम अगर आरजेडी को दे देते हैं तो कभी हमको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और दावे के साथ कहते हैं जो इज्जत अभी भी नीतीश कुमार को एनडीए दे रही है उसमें से 0.0% जो है वो इज्जत नहीं दे पाएगी। तो आरसीपी का एक अपना वजूद है, और उसी समय में देखिए 2017 से ही नरेंद्र मोदी की जो पहनी निगाह है वो आरसीपी सिंह पे है, क्योंकि आरसीपी यूपी कैडर के ये आईएएस रह सके, प्रशासनिक अधिकारी रह सके हैं। 2019 में भी ऑफर दिया गया था कि आप केंद्र में जाकर के मंत्री बन जाइए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनने दे रहे थे। 2020 में जब ये मंत्री जाकर के बन जाते हैं तब नीतीश कुमार जो है वो बोले थे कि ललन सिंह को बनाइए, खुद बन के आ जाते हैं। खुद क्यों बन के आए तो आपको पता ही है। ये जरूर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को जाकर के बोले होंगे कि नीतीश कुमार आपके साथ जुगलबंदी कभी नहीं बैठ सकती है, और हमने जो टिकट का बंटवारा किया है उसमें से 28 विधायक हमारे समर्थित हैं, हमारे वफादार हैं। तो ये जाए या ना जाए, बीजेपी कह रही है कि एक सीट पर जो है, देखिए 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है राज्यसभा का बिहार में, जिनमें से 2 सीट आरजेडी को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट जेडीयू को मिल रहा है। तो जेडीयू नहीं भेज रही है, और इन्होंने बीजेपी ने कह दिया है कि 5 सीटों पे जो चुनाव हो रही है, जिसमें से 2 सीट में से 1 सीट पर हम निर्दलीय माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए हम रखे हैं, और 1 सीट अभी भी महफूज है। ये शायद आरसीपी सिंह ले जाएंगे, और आरसीपी जब ही लेकर के जाते हैं 28 विधायक को नरेंद्र मोदी को देंगे, और बिहार में बहुत बड़ा भूचाल हो जाएगा। आपने तमाम सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों के बीच रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इन तमाम सवालों का हमने बहुत ही सिलसिलेवार और विस्तृत तरीके से जवाब दिया है, और आप लोग तमाम जो जितने भी आप लोगों के मस्तिष्क में सवाल आते होंगे कि बिहार की राजनीति किधर किस दिशा में जा रही है, उन तमाम दिशाओं का राह जो है वो हम लोगों ने आप सभी के सामने में प्रकट किया है कि किस रास्ते का जो अख्तियारन है वो किधर जा रहा है। तो लगातार हम सभी ऐसे ही विश्लेषणों के साथ आप सभी के बीच आते रहेंगे, और बिहार के राजनीति पे हम लोगों की ऐसे ही पैनी निगाह बनी रहेगी। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस कार्यक्रम को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड करें, और तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।